समकालीन हिंदी लेखक पंकज सुबीर एक लेखक, शायर व साहित्यकार हैं। पंकज सुबीर जी को अपने लेखन के चलते कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। प्रस्तुत है पंकज सुबीर जी की लिखी हुई कहानी कुफ्र, मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ज़फ़र आज भी घर नहीं लौटा है। ऐसा अक्सर ही होता है। दिन भर का थका हारा ज़फ़र देर रात घर लौटता है। घर लौटकर एक ही बात कहता है, आज खाना नहीं खाऊंगा। दोस्त नहीं माने तो उनके साथ खा लिया था। मुमताज़ भी कुछ नहीं बोलती। मालूम है कि उसका शौहर उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए ऐसा कह रहा है, वरना क्या वो इतना भी नहीं जानती कि गरीबी और दोस्त ये दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं रह सकती। भूख का पेड़ जब पेट में उगा हो तो चेहरा खुद ही बता देता है। मुमताज़ उस एक झूठ को चुपचाप गर्दन हिलाकर मान लेती है। मान लेने के अलावा चारा भी क्या है। जब गुर्बत घर में भाएं भाएं करती डोल रही हो तो भूख भी उसकी सहेली बनकर सर पर 3 तड़ांग खेलती है। बच्चों को थोड़ा बहुत खिला पिला कर सुला दिया है मुमताज़ ने। ज़फ़र जानबूझकर देर करता है। जानता है बच्चे सो गए होंगे। जब हाथ भरे होते हैं तब तो शाम ढलते ही घर लौट आता है, मगर हाथ भी रोज़ कहाँ भरे होते हैं। अक्सर तो देर रात अपने ही घर में बिना खटके चोरों की तरह आता है। अगर पेट में भूख हो तो आँखों में नींद भी कच्ची होती है। फिर बच्चों को भी कहाँ पता है कि उनका बाप किस हाल में है। वे तो बस ये जानते हैं कि अब्बा सुबह से काम पर निकल जाते हैं। काम के बदले पैसा मिलता है जिससे खाना आता है, और ये खाना ही भूख मार दवा है। अब इन्हें ये कौन बताए कि आदमी तो काम तब करेगा ना जब काम हो। दिन भर फैक्ट्री के पिछवाड़े बैठकर घर लौटा हुआ आदमी खाली हाथ नहीं आएगा तो कैसे आएगा। 3 भाइयों की पीठ पर पैदा हुई मुमताज़ का नाम माँ बाप ने मुमताज़ क्यों रखा था ये तो उसे पता नहीं। हाँ, नाम जैसा कुछ नहीं मिल पाया उसे। जो मिला वो सब कुछ उन्हीं नामों के अनुरूप था जो अम्मी उसको झोंटे पकड़कर पीटती हुई उसे देती थी। करमजली, नासपीटी। अम्मा की ही ज़बान फल गई थी। अगर वो ऐसा जानती तो शायद उसे मुमताज़ ही कहकर बुलाती। बच्चे सो गए क्या? ज़फ़र ने धीरे से पूछा। हाँ, अभी सोए हैं, आज बड़ी देर कर दी, मुमताज़ ने कहा। हाँ, फिर वही काम नहीं मिला। ठेकेदार कहता था कि अगर और ऐसा चला तो वो वापस चला जाएगा। यहाँ उसको बैठे की मजदूरी भी नहीं निकल रही है। ज़फ़र ने कुर्ता उतार कर मुमताज़ को देते हुए कहा। खुदा सब ठीक करेगा, उस पर भरोसा रखो, मुमताज़ ने शौहर को टूटा हुआ जानकर कहा। हाँ, अब तो बस उसी का भरोसा है, ज़फ़र ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। कुर्ता टांग कर मुमताज़ रसोई में चली गई। हाथ में खाने की थाली लिए लौटी तो ज़फ़र आंखें बंद किए लेटा है। भूख भी कितना अभ्यस्त कर देती है आदमी को। जानता है कि अगर खाली हाथ घर लौटा है तो केवल सुलाने के अलावा ये घर और कुछ भी नहीं देगा। खाना खा लो। मुमताज़ का स्वर सुनकर ज़फ़र चौंक पड़ा। अरे मैं तो, ज़फ़र की बात को काटती हुई मुमताज़ बोली, बाहर से खाकर आए हो, पर थोड़ा बहुत खा लो, आज तुम्हारी पसंद का सालन बनाया है। तुमने खा लिया? ज़फ़र ने हाथ में थाली को पकड़ते हुए पूछा। खा लूँगी, आप खाओ, तब तक मैं अंदर का काम निपटा लेती हूँ। कहते हुए मुमताज़ जैसे ही अंदर जाने के लिए मुड़ी वैसे ही ज़फ़र ने उसका हाथ थाम लिया। आओ बैठो, साथ ही खा लेते हैं, ज़फ़र ने मुमताज़ को नीचे बैठाते हुए कहा। दोनों मियाँ बीवी चुपचाप खाना खाने लगे। दोनों छोटे से छोटा कौर तोड़कर खाने का प्रयास कर रहे थे ताकि अगला ज़्यादा खा सके। ऐसे कब तक चलेगा? मुमताज़ ने शौहर की ओर देखते हुए पूछा। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब फैक्ट्री का तो आसरा है नहीं, ज़फ़र ने हाथ के कौर को थाली में ही छोड़ते हुए कहा। ज़फ़र को कौर छोड़ते देख मुमताज़ को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गलत वक्त पर गलत बात छेड़ दी है। खा तो लो, फिक्र करने को तो उम्र पड़ी है, मुमताज़ ने शौहर के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा। ज़फ़र ने फिर से खाना शुरू कर दिया। सोचता हूँ कल कैंट की तरफ चला जाऊँ, सुना है वहाँ कुछ फैक्ट्रियों में भर्ती चल रही है लेबर की।
जफ़र ने सर झुकाए झुकाए ही कहा, कहीं पिछली बार जैसा ना हो, देख कर जाना। मुमताज़ ने भी उसी प्रकार सर झुकाए हुए कहा, अब होता है तो होता रहे, उस पर तो किसी का बस नहीं है। जफ़र ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। कनपटियों की नसें भी कुछ उभर आईं। 2 महीने पहले भी जफ़र ने एक जगह काम के लिए प्रयास किया था। फैक्ट्री के जावर ने मजबूत कदकाठी देखकर उसे रखने पर अपनी रजामंदी भी दे दी थी, मगर जब सुपरवाइज़र के सामने पेशी हुई तो जफ़र की किस्मत उसके धर्म के सामने हार गई। बाहर निकलते समय जफ़र के कान में वो शब्द भी पड़े थे जो सुपरवाइज़र जावर से कह रहा था, तुमको कुछ अकल है भी कि नहीं? ये लोग भरोसे के काबिल भी होते हैं। सेठ वैसे ही इन लोगों से चिढ़ता है। खुद तो जाओगे, साथ में मेरी भी नौकरी ले डूबोगे। सुपरवाइज़र की कही बात जफ़र के कानों में गर्म लावे की तरह उतर गई थी। आदमी ने अपनी बेईमानी और कमीनेपन को छुपाने के लिए धर्म नाम का शब्द घड़ लिया है। ये शब्द वास्तव में आदमी ने पूरी आदमियत के कमीनेपन को उजागर होने से बचाने के लिए गढ़ा है। ये लोग कहते हैं कि वो लोग बेईमान हैं और वो लोग कहते हैं कि ये भरोसे के काबिल नहीं हैं। ये लोग वो लोग के चक्कर में पूरी आदमियत अपनी बेईमानी, अपना कमीनापन छुपाकर मासूम बनी रहती है। मुमताज़ ने जफ़र की कनपटियों और माथे की नसों को बढ़ते देखा तो धीरे से कहा, सब लोग एक समान नहीं होते। खाना खत्म करके जफ़र पानी का लोटा लिए बाहर हाथ धोने चला गया। मुमताज़ बर्तन समेट कर अंदर चली गई। अगले दिन सुबह जब जफ़र काम पर पहुंचा तो वहाँ का माहौल पिछले दिनों की तरह से ही था। सारे मजदूर हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। जफ़र भी जाकर विनय के पास बैठ गया। विनय पढ़ा लिखा लड़का है, जफ़र से काफ़ी कम उम्र का है, फिर भी दोनों की खूब पटती है। आओ जफ़र भाई, तुम भी देखो तमाशा, विनय ने व्यंग के स्वर में कहा। तमाशा? आज क्या होने वाला है? जफ़र ने पूछा। सुना है आज सब फाइनल हो जाएगा, अपने अपने घर जाओ, कांदा रोटी खाओ, विनय ने व्यंग के साथ हंसते हुए कहा। खाओ तो तब ना जब घर में हो, जफ़र ने व्यंग का जवाब व्यंग से देते हुए कहा। पूरी कविता सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अपने अपने घर जाओ, कांदा रोटी खाओ, कांदा रोटी ना मिले तो चूहे की पूंछ कुतर के खाओ, विनय ने कविता को गाकर सुनाते हुए कहा। गरीबों के घर ये चूहे क्या भूखे मरने आएंगे? आखिर चूहों का भी तो पेट होता है। जिस घर में इंसानों को ही 2 वक्त की नसीब नहीं हो रही है, वहाँ के चूहों को रोज़े नहीं रखने पड़ेंगे तो और क्या होगा? जफ़र ने कहा। जफ़र भाई, कविता तो मैंने नहीं बनाई, जिसने बनाई उसने चूहे की पूंछ कुतरने का ही लिखा है, विनय ने हंसते हुए कहा। जरूर किसी भरे पेट वाले ने लिखी होगी ये कविता, जिनके घर में चूहे होते होंगे। यहाँ तो बच्चे ही दानों के लिए तरस रहे हैं, जफ़र ने कुछ हिकारत के साथ उत्तर दिया। अब करोगे क्या? यहाँ तो सुना है कि आजकल ही सब कुछ फुल एंड फाइनल होने वाला है, विनय ने जफ़र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। देखूंगा कोई ऐसी जगह जहाँ मुझे मुसलमान होने के बाद भी काम मिल जाए, जफ़र ने कड़वे स्वर में बोला। जफ़र भाई, हिंदू मुसलमान तो कोई धर्म है ही नहीं। असल धर्म तो दुनिया में 2 ही हैं, अमीरी और गरीबी। भरे पेट वालों का धर्म और खाली पेट वालों का धर्म। जब तक आदमी का पेट खाली है तब तक उसे ना तो ये याद रहता है कि मैं हिंदू हूँ और ना ये कि सामने वाला मुसलमान है, मगर जहाँ पेट भराया कि तुरंत अपना धर्म याद आ जाता है। विनय ने जफ़र के स्वर की कड़वाहट को भांपते हुए समझाइश भरे स्वर में लंबी बात कही। जफ़र ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप जमीन को रेंगता रहा। जब पेट में रोटियां छम छम करके नाच रही हों तब होता है आदमी हिंदू या मुसलमान, वरना तो हम एक ही जात के हैं, भुखमरों की जात के। हिंदू या मुसलमान होने का रईसी शौक़ पालना हमारी औकात से बाहर की चीज़ है, विनय ने जफ़र के गुस्से को कम न होते हुए देखकर अपनी बात को बढ़ाया। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? गरीबों की फैक्ट्रियाँ तो होती नहीं हैं, होती तो रईसों की ही हैं, और रईसों के लिए या तो मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ, वो लोग जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जफ़र ने कड़वाहट भरे स्वर में ही कहा। विनय निरुत्तर होकर उसे देखता रहा। जैसे ही अपना नाम बताता हूँ
वैसे ही लोगों के माथे पर शिकन पड़ जाती है, जैसे मैं मुसलमान ना होकर कोई जानवर हूँ। क्या मुझे ये सब दिखता नहीं है? और बेईमानी तो आदमी की ज़ात में ही है, मगर ये बेईमानी हमेशा भरे पेट वाले ही करते हैं। हम जैसे भुखमरों के पास रोटी का सवाल हल करने से ही फुर्सत कब मिलती है, जो बेईमानी करके अमीरों के शौक पालें। जफ़र ने विनय को मौन देखकर कहा। और बच्चे क्या करते हैं दिन भर? विनय ने बात को गंभीर होते देखकर विषय बदलते हुए पूछा। करते क्या हैं, जब तक यहाँ का काम चलता था तब तक वो स्कूल भी जाते थे, पर अब तो हालत ये है कि दिन भर मारे मारे मोहल्ले में फिरते हैं। जफ़र ने उत्तर दिया। कहीं काम पर क्यों नहीं लगा देते? 4 पैसे लाएंगे तो तुमको भी सहारा मिलेगा। विनय ने कहा। हाँ, अब तो वही करना पड़ेगा। सोचता था कि फैक्ट्री में काम चालू हो जाएगा तो फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दूंगा। बच्चों के हाथों में पेचकस और पाने पकड़ाना नहीं चाहता था, पर ऐसा लगता है कि वही किस्मत में लिखा कर लाए हैं। वो तो भला हो मुमताज़ का कि जो उसे कुछ सीना पुरोना आता है, थोड़ा बहुत इधर उधर का करके घर का चूल्हा सुलगा लेती है। ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा जफ़र ने। कोई ज़रूरी है कि बच्चों को मैकेनिक ही बनाओ, और भी तो काम है। विनय ने कहा। जो लोग मुझे मुसलमान होने के कारण काम नहीं दे रहे हैं, वो मेरे बच्चों को देंगे क्या? जफ़र ने कड़वाहट से कहा। एक काम है तो सही, और रोज़ रोज़ का भी नहीं है, बस हफ्ते में एक दिन करना है। तीनों बेटे एक दिन में ही इतना कमा लाएंगे कि घर भी चल जाएगा और स्कूल भी जाने लगेंगे। विनय ने कुछ सोचते हुए कहा। कुछ गलत काम ही होगा। जफ़र ने कहा। गलत का मतलब चोरी वगैरह तो नहीं है? हाँ, तुम्हारे मज़हब के हिसाब से वो ज़रूर है, जिसे तुम वो क्या कहते हो? हाँ, कुफ्र, कुफ्र ज़रूर है। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा। कुफ्र की तो तब सोचें जब पेट में रोटियां हों। खाली पेट वालों के लिए क्या तो कुफ्र और क्या उसका डर। जफ़र ने कहा। तो चलो मेरे साथ, विनय ने उठते हुए कहा। कहाँ? पहले यहाँ का फैसला तो सुन लें। जफ़र ने हैरानगी के स्वर में कहा। फैसला तो हो चुका है, अब हमारे सुनने या ना सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम तो चलो मेरे साथ। विनय ने हाथ पकड़कर जफ़र को उठाते हुए कहा। पर चलना कहाँ है? जफ़र ने उठते हुए पूछा। तुम चलो तो सही, तुम्हें कुछ सामान दिलाता हूँ, विनय ने कहा। सामान? यहाँ तो रोटियों के लाले हैं और तुम सामान खरीदने की बात कर रहे हो, जफ़र ने हैरानी से कहा। अभी उधार दिलवा देता हूँ, परसों आकर पैसे दे जाना, विनय ने कहा। कहाँ से दे जाऊँगा? क्या कल आसमां से टपक पड़ेंगे पैसे? जफ़र ने फिर सवाल किया। आसमां से नहीं, इन्हीं रईसों के पास से आएंगे जो तुम्हें काम नहीं दे रहे, विनय ने कहा। कैसे आएंगे? चलते हुए जफ़र ने पूछा। क्योंकि कोई ऐसा भी है जिसके मारे इन सारे के सारे रईसों की फटती है, विनय ने ठिठक कर जफ़र की आंखों में झांकते हुए उत्तर दिया। कौन है वो? जफ़र ने पूछा। सब पता चल जाएगा, तुम चलो तो सही, कहते हुए विनय ने जफ़र की बाँह पकड़कर उसे खींच लिया। शाम को जब सामान का झोला लिए जफ़र घर पहुंचा तो मुमताज़ हैरत में पड़ गई। ये क्या ले आए? हाथ का झोला पकड़ते हुए उसने पूछा। काम का सामान है, विनय ने दिलवाया है। कल से बच्चों को काम पर भेजना है, और हाँ, एक थैली में कुछ राशन भी है। विनय ने ही दिलवा दिया है कि परसों आकर पूरा हिसाब कर जाना, जफ़र ने उत्तर दिया। काम पर जाना है? कहाँ? मुमताज़ ने पूछा। वो कल बता दूंगा। सुबह जल्दी उठकर बच्चों को नहला धुला कर तैयार कर देना, जफ़र ने संक्षिप्त सा उत्तर देकर बात को ख़त्म कर दिया। सुबह जब मुमताज़ बच्चों को नहला धुला कर लाई तो देखा जफ़र सारा सामान जमा कर बैठा है। जफ़र ने बच्चों को देखा तो मुमताज़ से बोला, मेरे वास्ते भी नहाने का पानी भर लाओ, तब तक मैं बच्चों को तैयार कर देता हूँ। मुमताज़ जब पानी भर कर लौटी तब तक जफ़र बच्चों को तैयार कर चुका था। मुमताज़ ने देखा तो कानों पर हाथ रखकर बोली, या खुदा, ये क्या कुफ्र कर रहे हो? कुछ कुफ्र नहीं है, ये बस एक दिन का ही है, बस हफ्ते में एक दिन के लिए, जफ़र ने लापरवाही से कहा। ज़रा तो खुदा से डरो, मुमताज़ ने कहा। इसमें बुरा क्या है जो डरूं? कोई चोरी डकैती जैसे काम तो करवा नहीं रहा मैं अपने बच्चों से, जफ़र ने उत्तर दिया। मगर आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? मुमताज़ ने फिर सवाल किया। कोई कुछ नहीं कहेगा, मुंह अंधेरे बच्चे निकलेंगे तो शाम ढलने के बाद ही आएंगे।
कोई देखेगा ही नहीं तो बोलेगा क्या? जफ़र ने फिर उतनी ही लापरवाही से कहा। मगर मुमताज़ ने कुछ प्रतिवाद करने का प्रयास किया, लेकिन जफ़र ने हाथ का इशारा करके बात काटते हुए कहा, बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मुमताज़ ने शौहर के तेवर देखे तो कुछ ना बोली। जफ़र ने सबसे छोटे बेटे के बाल ठीक किए और बोला, ठीक वैसा ही करना जो मैंने बताया है। उन 3 शब्दों के अलावा कुछ भी मत बोलना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बड़े बेटे ने उत्तर दिया, जी अब्बू। चलो अब एक बार अपनी अम्मी के सामने जाकर प्रैक्टिस कर लो। जफ़र ने कुछ मुस्कुरा कर मुमताज़ की ओर देखते हुए कहा। तीनों बच्चे मुमताज़ के पास पहुँचे और अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टील की लटकन को ऊपर उठाते हुए एक स्वर में बोले, जय शनि महाराज। अभी आप सुन रहे थे पंकज सुबीर जी की लिखी हुई एक गंभीर कहानी, कुफ्र। गरीबी और भुखमरी धर्म की मोहताज नहीं होती है। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। हार्दिक धन्यवाद।